नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली लक्ष्मी योजना के पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं का पंजीकरण शुरू हो गया है। सरकार ने कहा कि लाभार्थी महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी रहेगी। पश्चिम बंगाल में जनगणना अभियान की शुरुआत हो गई है। विधाननगर में शुभेंदु अधिकारी ने स्वयं अपना पंजीकरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से सही और सटीक जानकारी देने की अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश की विकास योजनाओं की मजबूत आधारशिला होती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होकर 3 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर सभी विधायकों, सांसदों और संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। सावन के हर सोमवार को शहर के सभी शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा, ताकि कांवड़ियों की भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर 202 रुपये और कोलकाता में 209 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों को लेकर देश की राजनीति फिर गर्मा सकती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्र संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जहां वे छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग 2026 का सूचना बुलेटिन और काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले चरण के लिए पंजीकरण 5 अगस्त से शुरू होगा। इस बार काउंसलिंग 4 चरणों में पूरी होगी और प्रक्रिया में कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं। पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बड़े और ऐतिहासिक फैसलों में अजीत डोभाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने देश की सुरक्षा को नई मजबूती दी है। एंटी पेपर लीक बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। नए कानून में पेपर लीक, नकल और परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोहों, कोचिंग संस्थानों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। देहरादून में वन विनियम तोड़ने वालों पर जल्द और सख्ती होगी। पुलिस गलत दिशा से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए प्रमुख मार्गों पर स्पाइक बैरियर लगाने जा रही है, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहनों के टायर अपने आप पंचर हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूरू पहुंचने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री से कर्नाटक के विकास के लिए केंद्र और राज्य के बीच बेहतर सहयोग की अपील करते हुए कहा कि बेंगलुरु के जरिए पूरी दुनिया भारत और कर्नाटक को देखती है। अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार दोपहर 12 बजे वह 100 लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाएंगे और लोगों की मांगों से जुड़ी याचिका प्रधानमंत्री को सौंपेंगे। इस बीच केजरीवाल ने कहा कि जनता की चिंताओं को सरकार तक सीधे पहुंचाना जरूरी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली, वाराणसी में उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। इस बीच देश भर के कई साधु संतों ने इस प्रदर्शन पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में 4 से 7 अगस्त के बीच मौसम सुहावना रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वही विरोध प्रदर्शन दबाने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग में 6 और लोगों की मौत होने की खबर है। वही कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरकर सेना और शहबाज सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तथा कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद भोपाल नगर निगम ने रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे व्यवसायों के खिलाफ सीलिंग अभियान शुरू कर दिया है। पहले दिन कई प्रतिष्ठानों को सील किया गया, जबकि 200 से अधिक व्यापारियों ने स्वयं अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए। पंजाब कांग्रेस में आंतरिक कलह एक बार फिर खुलकर सामने आई। पटियाला में प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड्डिंग के कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और चन्नी जिंदाबाद व चन्नी लाओ पंजाब बचाओ के नारे लगे। इस दौरान कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के 2 श्रमिकों की मौत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोनों मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके से उद्धव ठाकरे ने फोन पर बातचीत की। इस बीच उद्धव ठाकरे ने उन्हें मातोश्री आने का निमंत्रण दिया, जिसे अभिजीत दीपके ने स्वीकार कर लिया। वहीं दोनों के बीच समसामयिक मुद्दों और छात्र आंदोलन पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई।
पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी नाम से नई राजनीतिक पार्टी की स्थापना की गई है। वहीं सलमान तरार ने पार्टी की शुरुआत की है। इस बीच सोशल मीडिया पर इस पार्टी को युवाओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है और इंस्टाग्राम पर इसके 15 लाख से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं। बिहार में मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने ही 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया। फोन पर शिकायत सुनते ही मंत्री ने संबंधित अधिकारी को 1 घंटे के भीतर कर्मचारी को निलंबित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ में पेपर लीक मामले को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और पंजाब के शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि परिसीमन भाजपा की साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य लोगों के अधिकारों को कमजोर करना और तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सेमीकंडक्टर और भविष्य की तकनीकों में युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए गांधी परिवार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले हवाई अड्डों के नाम एक ही परिवार तक सीमित रहते थे, लेकिन अब देश की महान विभूतियों के नाम पर एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। वहीं आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव आए हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक्स पर नई पोस्ट साझा करते हुए बताया कि वह अपने गांव लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने आंदोलन के कारणों को नहीं भूले हैं और उम्मीद है कि सरकार अपने बाकी वादों को भी समय पर पूरा करेगी। अयोध्या में सावन के दौरान रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुगम दर्शन और आरती के लिए ऑनलाइन पास की सभी बुकिंग 16 अगस्त तक पूरी हो चुकी हैं। अब श्रद्धालुओं को 17 अगस्त या उसके बाद की तारीख के लिए ही ऑनलाइन पास मिल सकेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का अहंकार ही उसकी सरकार गिराएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यदि बीजेपी के नेता जनता से दंडवत माफी भी मांग लें तो भी जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है और इसका असर आगामी चुनावों में दिखाई देगा। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने टिकट वितरण और संगठन से जुड़ी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी के सभी उम्मीदवारों का अंतिम फैसला वही करेंगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब तक 24 से अधिक उम्मीदवारों के टिकट तय किए जा चुके हैं। वहीं उन्होंने साफ किया कि आकाश आनंद सहित किसी अन्य नेता को टिकट तय करने का अधिकार नहीं है। बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को वर्ष 2018 के चर्चित आर्म्स एक्ट मामले में बेगूसराय की एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। फैसले के दौरान अदालत परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कई वाहन बह गए और संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन से बात कर राहत कार्य तेज करने और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगस्त और सितंबर के दौरान सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई है। विभाग के अनुसार इन दोनों महीनों में वर्षा दीर्घकालिक औसत के 94% से भी कम रह सकती है।